हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन विद कौशल में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के पहले अध्याय की, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखिए विद्यार्थियों, आपके एग्जाम आने वाले हैं और ऐसे में आप शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण या अभिकारक क्या होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जिसके अंदर नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है विद्यार्थियों, से हम क्या जानते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज इसके अंदर होती है विद्यार्थियों अभिकारक। अभिकारक वो होता है मित्रों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ हिस्सा लेते हैं उसे हम अभिकारक के नाम से जानते हैं। और जो तीसरी चीज है वो है उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण विद्यार्थियों कहां होता है, जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, हम उसे उत्पाद के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों, अगर इनके उदाहरण की बात करें तो भोजन का जो पचना होता है वह हमारा एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। श्वसन, आप ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगने का अर्थ होता है कि संक्षारण होना, यानी कि लोहे का धीरे धीरे नष्ट होना ही क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। और यह रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। मैग्नीशियम, फीते का जलना और दही का जमना, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो विद्यार्थियों, नेक्स्ट पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे? तो विद्यार्थियों, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करने के लिए हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हम पहचान करते हैं तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है और उसको जब एक वस्तु से दूसरी रूप में वो परिवर्तित होती है तो उसके रंग में भी परिवर्तन होता है। और तीसरी बात करें तो उसके तापमान में और गैस का उत्सर्जन होना निश्चय है। ये रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण हैं। इसके अंतर्गत हम चारों अवस्थाओं के अंतर्गत पहचान सकते हैं कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगर हम विद्यार्थियों नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? रासायनिक परिवर्तन को हम प्रदर्शित इस प्रकार से कर सकते हैं। ये शब्द समीकरण है, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि जिंक का जो फॉर्मूला है वो है Zn प्लस H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल जो बैटरियों में गिरता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और तीर का निशान जो हमें ये दिया हुआ है ये दर्शाता है किसी समीकरण की अभिक्रिया को होने को, यानी यहां किसी अभिक्रिया हो रही है इसलिए उसे हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरी तरफ दिया है कि जो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल है वो अभिकारक में दिया हुआ है, तो ये क्रिया करके किसका निर्माण करता है? तो विद्यार्थियों, जो Zn प्लस H2SO4 है तो Zn यानी कि इसके अंदर क्या होता है? ताकतवर वाली बात होती है। तो Zn क्या करता है? वहां से हाइड्रोजन को हटा देता है और ZnSO4 के स्थान पर चला जाता है। तो क्या हो जाता है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन को निष्कासित कर देते हैं, यानी कि बाहर कर देते हैं, और हाइड्रोजन क्या होता है? बाहर चला जाता है। तो हम इसे कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, यानी कि जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अंदर दिया हुआ है Zn प्लस H2SO4 और सेकंड कंडीशन के अंदर विद्यार्थियों दिया हुआ है ZnSO4 प्लस H2। तो इस प्रकार से आप रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थियों, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो विद्यार्थियों रासायनिक समीकरण होता है कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। जो उनकी भौतिक अवस्था होती है हम उसी के अनुसार रासायनिक समीकरण के अंतर्गत लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों, रासायनिक अभिक्रिया में जैसे कुछ चीजें होती हैं, जैसे ताप होता है, दाब होता है, उनको हम क्या लिखते हैं? तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाते हैं। मैं लिख देता हूं आपके सामने, इस तरह से तीर का निशान है। अगर ताप दिया हुआ होता है तो हम इसे T से ऐसे दर्शाएंगे, दाब दिया हुआ होता है तो हम नीचे भी लिख सकते हैं, क्या? प्रेशर लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम उनको दर्शाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर विद्यार्थियों में बात करूं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, तो इसका एक नियम है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, यानी कि ना तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, हम ये कह सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो होता है वो क्या होता है विद्यार्थियों? वो होता है अभिकारक।
और उसके पश्चात वाली चीज जो होती है वो होती है उत्पाद। यानी कि हम इंग्लिश में कहते हैं कि उत्पाद को हम प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं और अभिकारक को हम किसके नाम से जानते हैं विद्यार्थियों? रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं। तो प्रत्येक तत्वों के जो परमाणुओं की संख्या होती है विद्यार्थियों कैसी होती है? समान होती है या समान होनी चाहिए। अगर हम नेक्स्ट की बात करें कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। यानी कि मैं यहाँ कह देता हूं कि Fe जो होता है विद्यार्थियों वो होता है लोहा यानी कि आयरन, H2O होता है विद्यार्थियों जल, और Fe2O3 यानी कि ये अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाता है? Fe2O3 बनाता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि यह आयरन ऑक्साइड है और ये क्या है विद्यार्थियों? हाइड्रोजन है। अब इधर हमें इसे संतुलित करना है। संतुलित कैसे करना है? हम कह सकते हैं ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी क्या है विद्यार्थियों? ये हमारी है राइट हैंड साइड। तो इसे हमें सॉल्व कैसे करना है? तो सॉल्व करने का एक नियम है कि जो दोनों साइड हैं उसकी पहले आप दोनों साइड को इक्वल कर लीजिए। यानी कि मैं एक टेबल बना लेता हूं। यानी आयरन के हमारे पास इधर हैं 1 है और हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के क्या है विद्यार्थियों? 1 है। तो इस समय क्या होगा? अगर हम उत्पाद की तरफ देखें, राइट हैंड साइड देखें तो आयरन के ज्यादा हैं, तो हमें आयरन के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा विद्यार्थियों? इस 3 का गुणा करना पड़ेगा। किसके अंदर? लेफ्ट हैंड साइड वाले के अंदर क्या करना पड़ेगा? 3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा 3 एकम 3। यानी कि जो हमने आयरन है हमने उसको क्या कर दिया है? उसको संतुलित कर दिया है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन अभी संतुलित है। अब इस 3 को हमें लगाना कहाँ है? अब हमें ये देखना है जो हम 3 है उसे हम यहां लगाएंगे 3Fe। ठीक है, कहां लगाएंगे? 3Fe। ये Fe3 था तो हमने यहां लगा दिया 3Fe हो गया। अब हमें 2 को देखना है। तो विद्यार्थियों जो 2 है उसके परमाणुओं की संख्या दोनों की बराबर है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इधर कितनी है? 4 है और इधर कितनी है? लेफ्ट हैंड साइड में 1 है। तो इसका गुणा कर देंगे यहां किसका? राइट हैंड वाले का लेफ्ट हैंड वाले में। तो 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा विद्यार्थियों? 4 आ जाएगा। अब बात आती है कि 4 एकम कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब हम इसे लगाएं कहां? तो हम विद्यार्थियों इसे लगाएंगे यहां। तो आप देख रहे हैं अब इधर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या समान हो चुकी है। पर यहां विद्यार्थियों दिक्कत हो गई है कि जो ऑक्सीजन के थे उनकी तो बराबर हो गई है, पर हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या है वह बढ़ गई है। यानी कि कितनी हो गई है? H के 2 दे रखे हैं और हाइड्रोजन के सामने 4 दे रखा है, तो 4 दूनी 8। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहां कितने का गुणा हो गया है? अपने आप यहां 4 का हो गया है। और 4 का होने से क्या हो गया है? यहां उसकी परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई है विद्यार्थियों? 8 हो गई है। तो 8 हम यहां हो गई है। तो अब क्या होगा? इधर भी हम 4 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 4 से गुणा करेंगे। तो 4 से इधर गुणा कर देंगे तो यहां कितना हो जाएगा? यहां भी विद्यार्थी परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? यहां भी परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी विद्यार्थियों? 8 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि परमाणुओं की संख्या यहां 4 लिख देते हैं तो हमारा यह संतुलित है समीकरण। यानी कि यह समीकरण पूरी तरह से संतुलित हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका यह आंसर आपके सामने है, देख सकते हैं 3Fe + 4H2O एंड Fe3O4 + 4H2। यानी कि ये अभिक्रिया की परमाणु की संख्या है दोनों ओर समान है। आप बिल्कुल ही निश्चित तरीके से इससे समझ सकते हैं। नेक्स्ट विद्यार्थी हम बात करते हैं अभिकारक एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था को हम किस प्रकार से लिखते हैं। तो विद्यार्थियों जो अभिकारक एवं उत्पादों की जो भौतिक अवस्था होती है हम उसे 3 या 4 प्रकार से लिख सकते हैं। यानी कि जो पहला है अवस्था है वो ठोस होता है जिसे हम सॉलिड से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा हमारा द्रव है जिसे हम लिक्विड से प्रदर्शित करते हैं और गैसीय अवस्था को हम G से प्रदर्शित करते हैं और जलीय विलयन को हम विद्यार्थियों AQ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है यही वाला 3Fe। तो जो आयरन है वो कैसा है? वो कैसा एक धातु है जिसे हम ठोस कहते हैं। ठीक है, वो किसके अंदर आता है विद्यार्थियों? सॉलिड के अंदर। तो हमने यहां इसके पीछे S लगा दिया। H2O ये कैसा है? जल है। यानी कि H2O क्या है? जल है। और H2O कैसा है? तो इसे यहां ये गैस दे रखा है, हम इसे काट के कर देते हैं। H2O क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, और यहां हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन यहां क्या है? गैस है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो 3Fe + 4H2O यहाँ कैसे हुआ Fe2O4, यानी कि जो आयरन है वो किसके साथ क्रिया करेगा? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा। क्या बना लेगा? आयरन ऑक्साइड बना लेगा। और जो हाइड्रोजन है वो कहाँ चला जाएगा? वो बिल्कुल बाहर निकल जाएगा, यानी कि निष्कासित हो जाएगा। इस प्रकार से अभिक्रिया को हमने संतुलित किया या इस अभिक्रिया को संपन्न किया।
नेक्स्ट अगर हम विद्यार्थियों बात करें कि रासायनिक अवक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं, तो विद्यार्थियों रासायनिक अवक्रियाओं के जो प्रकार हैं वो 3 या 4 होते हैं। तो पहली जो अवक्रिया है वो है संयोजन अवक्रिया। संयोजन अवक्रिया को हम कैसे पहचानेंगे? इस अवक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ या और अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं और एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी कि A+B। अगर A+B दोनों उत्पाद अभिकारक अलग अलग हैं तो एक नए उत्पाद का ये निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है उदाहरण में कोयले का दहन, यानी कि C को हम A मान लेते हैं और O2 को हम B मान लेते हैं, यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन किसका निर्माण करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती हैं। तो हम इसे C से प्रदर्शित कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन दी है जल का निर्माण कैसे करते हैं? तो विद्यार्थियों जल का निर्माण करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो 2H2 प्लस O2, तो हम इसे कह सकते हैं 2H2O, यानी कि ये भी एक संयोजन अवक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्यार्थियों, दूसरी अवक्रिया है ऊष्माक्षेपी अवक्रिया, जिसके अंदर क्या होता है विद्यार्थियों? उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अवक्रिया के नाम से जानते हैं। इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे प्राकृतिक गैस का जो दहन होता है वो क्या है? CH4 प्लस O2। तो CH4 प्लस O2 क्या है, क्या क्या बनाता है? अगर हमारा जो C है उसके जो O हैं 2 इसके साथ चले जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और अगर हम दूसरे की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2H2 हो जाएगा, यानी कि जल का निर्माण हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि CH4 और यहाँ होगा 4O2, यानी कि यहाँ क्या होगा? 2O2, क्या होगा? 2O2, यानी कि 2 दूनी 4, क्या होगा? 2O2 होगा। और किसका निष्कासन होगा? ऊष्मा का निष्कासन होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अवक्रिया है। अगर आप इसे सॉल्व करते हो C6H12O6 को और ऑक्सीजन के साथ इसकी क्रिया करवाते हो तो यहाँ क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल निकल के आएगा और ऊष्मा का क्या होगा विद्यार्थियों? ऊष्मा का क्या होगा? यहाँ निष्कासन होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें विद्यार्थियों तो तीसरी जो अवक्रिया होती है उसे वियोजन अवक्रिया के नाम से जानते हैं। इस अवक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। जैसे पूरा एक अवकारक है, संयोजन अवक्रिया में क्या होता था? 2 अवकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते थे और इसमें सिर्फ एक ही अभिकारक होता है जिसके अंदर 2 उत्पादों का क्या होता है विद्यार्थियों? 2 उत्पादों का क्या होता है? निर्माण होता है। ऊष्मीय वियोजन की अगर हम बात करें तो ऊष्मीय वियोजन में विद्यार्थियों ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं 2FeSO4, यानी कि आयरन सल्फेट, यानी कि इसे फेरस सल्फेट भी कहते हैं। अगर हम इसका करते हैं तो इसका जो अवक्रिया होती है इससे एक बनता है आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी कि 3 पदार्थ इससे निकले। तो हम कह सकते हैं जो हमारा A है वो है हमारा आयरन सल्फेट और B+C जो है वो क्या है? वो इस तरह से उत्पाद का निर्माण है, प्रोडक्ट का निर्माण है। अगर हम COCO3 की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट से जो हमारा बनता है विद्यार्थी वो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इन 2 पदार्थों का निर्माण होता है किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से। नेक्स्ट अगर हम विद्यार्थियों बात करें तो तीसरा होता है विद्युत वियोजन। इसके अंदर विद्यार्थियों क्या होता है कि जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजन जो होता है हम उसे विद्युत वियोजन के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूं 2H2O की, यानी कि जल की बात करूं और तीर के निशान के ऊपर जो है उसे हम विद्युत धारा से दर्शा रहे हैं तो क्या होगा? हाइड्रोजन अपनी जगह चला जाएगा और ऑक्सीजन अपनी जगह चला जाएगा, यानी कि 2 तत्वों के अंदर टूट जाएगा। यानी कह सकते हैं A से जो अवकारक बना है वो किसके अंदर टूटा है? V+C के अंदर टूटा है। तो V+C के अंदर टूटने से क्या होगा? ये विद्युत वियोजन कहलाएगा, जिसे हम कहते हैं विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला वियोजन। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं चित्र की सहायता से कि ऑक्सीजन एक नली पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, कह सकते हैं ग्रेफाइट की एक रॉड है और एक रबर स्टॉपेज है। इसके अंदर 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो इसके अंदर पानी है जो कि गर्म हो रहा है, यानी कि उसका जो हाइड्रोजन का निष्कासन इधर से एक जगह से होगा और ऑक्सीजन का निष्कासन एक जगह से होगा, ठीक है, जल के अंदर। तो इस तरह से ये विद्युत वियोजन कहलाता है। आपने देखा होगा जब आप घरों में पानी गर्म करते हैं तो इस प्रकार से विद्युत वियोजन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विद्यार्थियों तो चौथा होता है प्रकाशीय वियोजन, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन क्या होता है? प्रकाशीय वियोजन कहलाता है।
अगर हम बात करें 2AgCl की, तो 2AgCl का मतलब है कि सूर्य के प्रकाश में Ag होता है सिल्वर और Cl होता है क्लोरीन, यानी कि ये किस किस में टूट जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाएगा। तो 2AgCl है, उसे हम देते हैं सिल्वर क्लोराइड के नाम से जानते हैं। और ऐसे ही ये अवक्रिया है 2AgBr, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, यानी कि दो अवक्रिया किस किस के अंदर हैं, Ag+Br, यानी कि सिल्वर और ब्रोमाइड के अंदर हैं। यानी कि इस अवक्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है विद्यार्थियों, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम विद्यार्थियों बात करें कि ऊष्माक्षेपी अवक्रिया या ऊष्माशोषी अवक्रिया क्या होती है, विद्यार्थियों जिन अवक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हम उसे किसके नाम से जानते हैं, ऊष्माशोषी अवक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो कह सकते हैं कि नेक्स्ट हमारी जो अवक्रिया है वो है विस्थापन अवक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है विद्यार्थियों, इन अवक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व है कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, यानी कि उसकी जगह को बदल देता है। हम कह सकते हैं कि जो Fe है वो Cu का स्थान ले लेता है, Cu को हटा देता है, कि कहता है भाई तुम यहाँ से हटिए, मैं आपसे ज्यादा ताकतवर हूँ और जमाना भी ताकतवर का है, तो इसलिए क्या हो जाता है, FeCSO4 हो जाता है, यानी कि कॉपर सल्फेट से क्या हो जाता है, आयरन सल्फेट हो जाता है, और कॉपर कहाँ चला जाता है, बाहर की ओर निकल जाता है। तो हम इसे कह सकते हैं आयरन सल्फेट प्लस कॉपर का निर्माण हुआ किसमें, विस्थापन अवक्रिया में, जैसे हम किससे जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, यानी कि जो एक तत्व होता है वो दूसरी जगह जाके बैठ जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरी अवक्रिया जो है वो है द्वय विस्थापन अवक्रिया, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है विद्यार्थियों, इस अवक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, यानी कि आप यहाँ दिया हुआ है आपके पास Na2SO4 Ase2 एंड VaCl2, क्या होगा, जो Na2 है वो 2NaCl हो जाएगा, यानी कि एक अवक्रिया बना लेगा, एक तत्व बना लेगा जिसे हम लवण कहते हैं, नमक कहते हैं, और जो V है हम कह सकते हैं इधर की साइड से इधर चला जाएगा, यानी कि VaSO4, यानी कि वेरियम सल्फेट के नाम से जिसे हम जानते हैं। जो वेरियम सल्फेट होता है विद्यार्थी वो सॉलिड होता है, और VaCl2 होता है वो जलीय विलयन होता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस अवक्रिया के अंदर हमने क्या देखा कि वेरियम सल्फेट के सफेद अवले अवक्षेप का निर्माण क्या होता है, निर्माण होता है, यानी कि एक नई चीज का निर्माण होता है। अगर हम तीसरी बात करें विद्यार्थियों, तो एक होता है उपचयन और एक होता है अपचयन। उपचयन में क्या होता है विद्यार्थियों, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, तो क्या होता है, उपचयन कहलाता है। और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो क्या होता है, उपचयन कहलाता है। जैसे मैं देख रहे हैं आप स्क्रीन पर सामने कि C+O2, तो यहाँ क्या बना विद्यार्थियों, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, यानी कि C+O2 क्या है, C+O2 यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, तो हम इसे कह सकते हैं ये क्या है, उपचयन है। 2Cu+O2, यानी कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन अलग है और ऑक्सीजन के इसके साथ क्रिया करेगा, तो यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, जिससे क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना, और कॉपर ऑक्साइड बनने को हम कह सकते हैं उपचयन का निर्माण हुआ है। ऐसे ही आप तीसरी अवक्रिया को आप देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपचयन क्या होता है, जिसमें विद्यार्थियों ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास होता है, यानी कि और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे किसके नाम से जानते हैं, अपचयन के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ ऑक्सीजन की ह्रास कैसे होता है, जो CuO है वो O कहाँ चला जाता है, H के पास चला जाता है, जिससे क्या होता है, ये ह्रास होता है, और यहाँ हाइड्रोजन में की क्या होती है, वृद्धि होती है, तो क्या हो गया, Cu+H2O। हम इसे किसके नाम से जानते हैं, अपचयन के नाम से जानते हैं। और Cu है हमारा कॉपर और H2O है जल, यानी कि CuO को कह सकते हैं हम कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट है विद्यार्थियों कि इस अवक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर से क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। हाइड्रोजन उपचयित होकर क्या बनाता है विद्यार्थियों, जल बनाता है। इस अवक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों ही हो रहे हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे विद्यार्थियों हम रेडॉक्स अवक्रिया के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे कोई रेडॉक्स अवक्रिया को पूछता है तो इस अवक्रिया का उदाहरण देके आप कह सकते हैं कि ये रेडॉक्स अवक्रिया है, यानी कि जिसके अंदर उपचयन और अपचयन दोनों चीजें होती हैं, हम उसे रेडॉक्स अवक्रिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थियों संक्षारण। तो विद्यार्थियों संक्षारण क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपके आसपास में किसी लोहे की वस्तु पर जंग लग जाती है, यानी कि जंग कब लगती है, जब वह धातु की वस्तु या तो खुले में रखी हो या ऑक्सीजन आर्द्रता अम्ल वाली जगह में रखी हो, तो उनके संपर्क में आती क्या होती है, जो ऊपरी परत होती है वो संक्षारित होने लगती है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं विद्यार्थियों, संक्षारण के नाम से जानते हैं।
अगर हम कह सकते हैं कि लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना संक्षारण कहलाता है। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना क्या कहलाता है विद्यार्थियों? संक्षारण कहलाता है। ऐसे ही संक्षारण को हम किसके नाम से जानते हैं? धीरे धीरे लोहे की वस्तु यानी कि उसका क्षय होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों जो चैप्टर के लास्ट में है विकृत गंधता। देखिए विद्यार्थियों विकृत गंधता कह सकते हैं कि जो वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री होती है, आपने देखा होगा कि अभी आपने एक डिब्बे के अंदर कोई चीज रख दी है तो उसके अंदर क्या होता है, विद्युत सामग्री उसके अंदर जो होती है उसके अंदर उसमें थोड़ी थोड़ी बदबू होने लगती है, यानी कि उसका जो स्वाद है उसमें गंध आने लगती है। ठीक है, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? विकृत गंधता के नाम से जानते हैं। इसको रोकने के उपाय अगर हम देखें तो क्या है, इसको ऑक्सीकारक का उपयोग करें, यानी कि इसको ऐसी जगह में रखें जहां पर वहां से वायु का आना जाना लगा रहे। उसे वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर या वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा यानी कि ठंडी जगह पर भी हम इसे रख सकते हैं। और आप जितना ठंडी जगह पर इसे रखोगे उतनी ही ये हमारी सुरक्षा में रहेगी और सही रहेगी। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपका चैप्टर हो गया है पूरी तरह से फिनिश। आप इसे समझ सकते हैं और देख सकते हैं। अगर आपको कोई इसके अंदर आपको नोट्स चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हम इसके कमेंट बॉक्स में आपके मैसेज देखते ही आपको 100% नोट सप्लाई करेंगे। तो विद्यार्थियों कैसा लगा अपना चैप्टर? आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद साथियों।